हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। जो आपका ये पेपर स्टार्ट हो रहा है, इसको लेकर के थोड़ा स्ट्रेटजी को लेकर के बात करना रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप लोग साल भर पढ़ाई तो बहुत किए होंगे या बहुत ज़्यादा नहीं किए होंगे, एवरेज किए होंगे। बहुत ज़्यादा किए होंगे तो उस परिस्थिति में स्ट्रेटजी नहीं भी आप अगर देख रहे हो तो चलेगा, बट एवरेज बीइंग या इवन अबव एवरेज या बिलो एवरेज, प्रत्येक परिस्थिति में स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है। बहुत एक्सट्रीमली आप मेरिटोरियस हैं, इन दैट केस यू कैन अवॉइड दैट। तो पेपर को लेकर के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ आपको पेपर अप्रोच करना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या, ये साइकोलॉजी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये जो भी आपने एक साल पाप किए हैं या पुण्य किए हैं ये मायने नहीं रखता है। प्रेजेंट में जब आप पेपर देने जा रहे हो, आप बेस्ट आउटपुट दे पाओ, इसके लिए आपका रिलैक्स रहना, काम, कूल, ये बहुत छोटी छोटी बातें लग रही हैं, बट अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा ये छोटी छोटी बातें कितनी भारी पड़ सकती हैं। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये क्वेश्चन छूट जा रहा है या पेपर में कोई पैनिकनेस क्रिएट कर दी आपने कि जल्दी जल्दी हम कर लें पेपर सारा, कहीं कोई क्वेश्चन न छूट जाए। ये सब नहीं, आपको ऐसे मान के चलना है कि जिस चीज़ के पीछे आप जब भागते हो तो वो चीज़ आपसे भागती है। वो चाहे पेपर की बात हो या कोई और बात हो, इशारा आप समझ रहे होगे। आपको उस चीज़ को टेक इट ईजी लेना है। जितना आप ईजी लोगे, शुरुआत में ईजी नहीं लेना, पूरे साल तो आपने मेहनत करी, दैट टाइम ईजी नहीं लेना था, दैट टाइम आपको सीरियसली लेना था। बट अभी पेपर के टाइम आपको एक्स्ट्रा पैनिकनेस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर लूँ। आपको जैसे कूल बच्चे होते हैं वैसे ही रहना है, रिलैक्स रहना है, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देख लिया जाएगा। तो इसी संदर्भ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो क्षमता है ये आपको विकसित करनी पड़ेगी। ये क्या मतलब है इसका कि स्किप मोड में आपको आना पड़ेगा। मतलब आप पेपर में चाह रहे हो कि हम पूरा पूरा 100% करेंगे, नहीं, इससे आपके दिमाग में लोड आएगा, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। आपको स्किप मोड में आना पड़ेगा। आपको ये क्षमता विकसित करनी पड़ेगी कि हाँ, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपके लिए जो अब डुएबल पोर्शन होगा वो रिड्यूस होगा, माइंड में रिलैक्स आएगा। तो फिर जो सीली पीली मिस्टेक्स होती हैं वो सब कम होगी। आप जितना करोगे सॉलिड करोगे। तो ये बात का अभी आगे और मीनिंग क्लियर होगा, बट स्किप मोड में आने का मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन को कर लेना, लालची हो जाना, ये आपके लिए भारी पड़ेगा। आपको क्वेश्चन छोड़ने की भी क्षमता विकसित करनी पड़ेगी कि हमने जितना करना है उतना बेस्ट करना है, और जो डाउटफुल है या जो नहीं आता है वो छोड़ना, ये हमारे अंदर गट्स है। हम छोड़ देंगे, जितना मिलेगा, जितना रिजल्ट आएगा वही हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा। आप लालच करेंगे तो जितना मिल भी रहा होगा रिजल्ट में वो उससे भी कम हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है कि इंस्ट्रक्शन आपको सीरियसली लेने हैं। किसके? वैसे तो सारे लोगों के इंस्ट्रक्शन सीरियसली लेने हैं, लेकिन जब आप पेपर सीबीटी मोड पर होता है, ओपन करते हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले ही इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो इंस्ट्रक्शन बहुत सीरियसली लेने हैं। इवन इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा सीरियसली लेने होते हैं। इन्विजिलेटर खुद समटाइम उन्हीं इंस्ट्रक्शन को पढ़ के बता रहे होते हैं आपको, तो आप बेहतर है कि अच्छे से पढ़ लो। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि लोग इस तरह की गलतियां करते थे कि पेंसिल की जगह पेन से भराते थे, ब्लैक की जगह ब्लू से भराते थे। ऐसी बहुत सारी सिली सिली मिस्टेक्स हुआ करती थी, आज भी होती है। इसलिए जो वहाँ इंस्ट्रक्शन है उसको आप बाकायदे फॉलो करें, चाहे आपका पूरा पेपर छूट जाए, लेकिन इंस्ट्रक्शन आपको ठीक से फॉलो करने हैं। शुरुआत में इसीलिए कहा जाता है पहले 5-10 मिनट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेने के लिए होते हैं, पढ़ लो आप, ठीक है। अब हम कोर पार्ट में आते हैं कि पेपर को जब आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तो आपकी जो अप्रोच होगी वो कैसी होगी। आपको बेसिकली पेपर को 3 मोड में अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 और अटेम्प्ट 3। पहला जो मोड है वो कहने को टाइम पास आप मान सकते हो। आप बोलोगे सर ये क्या करा रहे हो, पेपर इतना सीरियस टाइम चल रहा है और आप कह रहे हो टाइम पास कर लो। हाँ, ये टाइम पास आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। इससे आपको एक साइकोलॉजी मेंटेन होगी। क्या? अभी क्लियर होगा। ये स्किप मोड ही है,
स्किप मोड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने नहीं है, छोड़ने हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पूरा पेपर एक साथ खोल लेना है। ऑप्शन होता है ऊपर शायद 3 बटनें बनी रहती होंगी, जिसमें क्या होता है सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन नहीं करने की ज़रूरत है, आप पूरा पेपर देखिए एक साथ। आप पूरा पेपर एक साथ देखोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन, थोड़ी बहुत भी अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो ऐसे दिखाई देंगे जिनके या तो डायग्राम बहुत देखे सुने होंगे, या हो सकता है एग्जैक्टली आपने क्वेश्चन वो कर ही रखा हो, या फिर उनकी लैंग्वेज बहुत आसान होगी। तो 1 लाइन या 2 लाइन की लैंग्वेज होगी, आप पढ़ोगे तो आसानी से 30 सेकंड ज़्यादा हो गया, 10-20 सेकंड में ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं होगा, करना है कि नहीं करना है, स्किप कर देना कि नहीं। आप सारे क्वेश्चन स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार इस विधा से अपने पेपर को देखना जरूर है। गो थ्रू होल ऑफ द पेपर। 5-10% भी कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये आप दिमाग में सेट कर चुके हो ना, ये तो आप एम ही कर रहे हो, कोई पेपर तो कर नहीं रहे हो। और पेपर करने के पहले ही आपसे अगर 100 में से 5 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, एक भी हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी ये पार्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे टीचर को लेकर के आप सरप्राइज होते हो, वो तो बहुत सालों से पढ़ा रहा है, इसीलिए उसका मोर देन 50% पार्ट इसी मजे मजे में हो जाता है, पहले ही अटेम्प्ट में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है साल भर प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिले मोस्टली देखे सुने मिले। लेकिन जरूर इतना तो संभव नहीं है ना कि टीचर के बराबर आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस लेवल टीचर से तो कम ही होगा। तो फिर जितना आपको क्वेश्चन एज इट इज़ मिले हैं, जिनकी लैंग्वेज बहुत शॉर्ट है, जिनका डायग्राम देखा सुना है, जो डुएबल है ईजिली, वो आप पहले कर लीजिए। 100 में से 5 भी हो गए, बहुत बड़ी बात है। इसमें ये मैंने लिख दिया एफर्टलेसली, कोई एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है, ऐसे ही हो गया। होल पेपर एक साथ आपको देखना है। अब ये दूसरा जो अटेम्प्ट है ये बहुत मेन है, यही तो मेन है। आप लोग डायरेक्ट इसी अटेम्प्ट में एंटर कर जाते हो, इसको भूल जाते हो, नहीं इसको भी देख लिया करो। मेन मोड में जब हम पेपर कर रहे होंगे तो 50 से 60% का टारगेट रखना होता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसने सब पूरा सिलेबस कर रखा है उसके लिए बात हो रही है कि 50% का टारगेट सेट करिए। आप दिमाग में जब ये डालते हो कि मुझे तो 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, दिमाग में स्ट्रेस आ जाती है। आप दिमाग को ये समझाइए हमको 50 क्वेश्चन ही करने हैं। जैसे ही आपके दिमाग को ये समझ में आया कि हमको 50 क्वेश्चन करने हैं अभी 3 घंटे में, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको दिखाई देने लग गया, पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय है। फिर आप रिलैक्स मोड में आओगे, सिली मिस्टेक्स आपकी अवॉइड होंगी। जहाँ जल्दबाजी करनी है वहाँ करना, जहाँ नहीं करनी है वहाँ मत करना। जैसे पहले वाले मोड में जल्दबाजी ही करनी है, वहाँ आप लालच ना दिखाएं कि हर क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं ना। वहाँ पे तो आपको एक ओवरव्यू लेना है पेपर का, बस ना एक भी ना हो क्वेश्चन तो चलेगा, कम से कम पता तो चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि नहीं आया जो आपने पढ़ रखा था, ये सब नए नए क्वेश्चन आ गए। बाकी नया क्वेश्चन कोई नहीं होता जी, मेन में मोस्टली सारे क्वेश्चन वही होते हैं, थीम वही रहती है, डेटा इधर उधर हो जाता है, लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है। तो जो एवरेज एफर्ट है वो आपको दूसरे अटैम्प्ट में देना है। पहला वाला अटैम्प्ट मुश्किल से 5-10-15 मिनट में हो जाता है, ठीक। बाकी जो दूसरा अटैम्प्ट है इसमें लगता है खूब सारा समय, इसको आप आराम से चिल मार के करेंगे। इसमें लिखा भी है 1 by 1। अब हम एक एक बात का मतलब समझा देते हैं। जैसे पहले अटैम्प्ट में स्किप मोड हमने कहा, तो कि क्या होता है स्किप मोड, इसमें आपको कैसे देखना है कि क्वेश्चन को हमें करना है टिक के नहीं करना है। इसके लिए जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखे हैं, या बहुत छोटी सी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, या डायग्राम गिवन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पिक कर लेने हैं। 2-4 क्वेश्चन भी हो गए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी इनको नहीं करना, पहले अटेम्प्ट में छोड़ दो बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल नहीं देखे तो बहुत लंबे चौड़े हैं। कभी कभी होता क्या है कि लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं लेकिन होते बहुत आसान हैं, अभी उनके चक्कर में ना उलझो, अगले वाले अटेम्प्ट में देख लेंगे। बट अभी आप पेपर का ब्रीफ ले रहे हो तो लेंथी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, सारा समय चला जाएगा, अभी उसको होल्ड में करो। बहुत आसान सी लैंग्वेज का 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन हो अगर, तो उसको आप कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैं शुरुआत में ही बता देता तो सही रहता कि मोस्टली मैं जो बातें कर रहा हूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। बाकी वैलिड थोड़ी बहुत हर सब्जेक्ट में लग जाएंगी। इवन ये तो कोई बता भी नहीं सकता कि इसको पहले फिजिक्स करना चाहिए कि मैथ करना चाहिए पहले केमिस्ट्री, ये चक्कर में आप ना उलझें। पहले आप वो सब्जेक्ट करेंगे जो आपको आता है, और आपको क्या आता है ये आप जानते हैं, आपको खुद स्कोर करना है और आपके टीचर को स्कोर नहीं करना है। तो सारी स्ट्रेटजी टीचर तो नहीं बना सकता, स्ट्रेटजी तो आपको खुद भी बनानी पड़ेगी। आपको ये जो सब्जेक्ट आता है वो आप करिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर आपको केमिस्ट्री आता है
तो बहुत बड़ी बात है। आप अगर पहले केमिस्ट्री को करना शुरू कर दिए और केमिस्ट्री आपको आती है और आपने केमिस्ट्री फोड़ दिया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस चरम पे होगा, फिर तो सब सही हो जाएगा। लेकिन सबको केमिस्ट्री नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा है कि केमिस्ट्री ही सबसे पहले करना है, आपको नहीं आती तो भी आप केमिस्ट्री उलझे पड़े हो, फिर ख़राब हो जाएगा। और आप पहले वो उठाइए कि जैसे कॉन्फिडेंस बना रहे, गलतियाँ ना हो। अभी आपको समझ में आएगा कि उन बच्चों के भी बहुत सारे नंबर आ जाते हैं जिन्हें कम आता है, और जिन्हें बहुत ज़्यादा आता है उनके नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल वो जो 3 घंटे का समय होता है उसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। आप क्वेश्चन को इज्जतदार तरीके से कर रहे हो या आप थोड़ा दाएं बाएं ऑप्शन वगैरह को देख करके भी काम चला लेते हो। आंसर निकालना वहाँ पर यही मेन मोटिव है, नॉलेज नहीं दिखानी है। नॉलेज एक पार्ट है, आंसर निकालना एक दूसरा पार्ट है। इसलिए तो कहा जाता है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जो पेपर देने की स्किल्स है वो डेवलप हो। एनीवे, तो आपको ये समझ में आया कि स्टेप 1 जो अटेम्प्ट 1 है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम पास करना है 10-15 मिनट। उससे 2-4 क्वेश्चन अगर निकल गए तो आपको एक तो पेपर पूरा दिख गया है, आपको आइडिया लग गया है। आगे मैं बताऊंगा पेपर का ट्रेंड भी समझना होता है, तुक्का मारने में काम आता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड का आइडिया लग गया कि वही क्वेश्चन आए हैं स्टैंडर्ड वाले, ये सब नया नया आ गया है। तो ये जो शुरू का 10-15 मिनट था बहुत ज़रूरी था। बाकी ये क्या लिखा है डू हरी इन क्वेश्चन स्किपिंग एंड नो वरी। मतलब इसका हिंदी तात्पर्य है कि क्वेश्चन को स्किप करने में जल्दबाजी आप कर सकते हैं। जल्दी दिखाई, मतलब जल्दी कहा गया ना कि शुरुआत में कि जल्दबाजी ना दिखाएं किसी चीज़ में, आप जल्दबाजी दिखा सकते हैं क्वेश्चन को स्किप करने में। गट्स डेवलप करने स्किप करने के शुरू वाले स्टेप में आपको यही गट्स शो करने हैं। सारे क्वेश्चन स्किप कर दो, जान दो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है आपको, सारे स्किप हो जान दो। दूसरे अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ आपके बनेंगे, पक्का वहीं से बनेंगे सारे क्वेश्चन। ये तो आपका चेरी ऑन केक है, पहला स्टेप। कुछ 2-4 हो गए तो अच्छी बात है और ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। तो जो दूसरे अटेम्प्ट में आपकी साइकोलॉजी वो बिल्ड हो जाएगी, आप उसी हिसाब से सोचना शुरू कर दोगे। अब ये लिखा है वंस सिलेक्टेड यू मे टेक अप टू 5 मिनट बट इट वॉज योर वर्स्ट सिलेक्शन। मतलब मेरे कहने का यहाँ पे ये है कि आपने पहले अटेम्प्ट में किसी क्वेश्चन को अगर सिलेक्ट किया तो लेने को तो आप 5 मिनट ले सकते हो, लेकिन ये आपका बहुत रॉन्ग सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन का सिलेक्शन मायने रखता है ना, जैसा मैंने बोला कि आप अभी पहले अटेम्प्ट में हो, जल्दी से पेपर को ओवरव्यू कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज़्यादा देना ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो गड़बड़ होगा। आप देने को 5 मिनट दे सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये हो कि आपने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया था जल्दी जल्दी करने के पॉइंट से, वो आपने गलत सिलेक्ट कर लिया था। ये अभी आपको नहीं करना था, इसको दूसरे अटेम्प्ट में करना था। अभी आप पेपर का ओवरव्यू ले रहे थे, 30 सेकंड में हार्डली जो क्वेश्चन हो जाना था बस वही करना था। बाकी 5 मिनट वाले क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं, वो आपका बाद में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये है आपका मेन मोड। यहीं से मोस्टली सारे लोग पेपर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने अटेम्प्ट 1 इसलिए डेवलप कराया ताकि 2-4 क्वेश्चन आपके अगर डेवलप हो गए, पहले ही हो गए, तो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड दूसरा, पेपर का एक ट्रेंड समझ में आएगा। तो अभी जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ, ये पेपर का ऐसा ट्रेंड है कि मोस्टली क्वेश्चन किए हुए होते हैं, तो ये जो हमारा आंसर आया है ये किए हुए आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए ये सही होगा। इस तरह की साइकोलॉजी चलने लगती है। एनीवे, यहाँ पे आपको पूरा पेपर एक साथ तो करना नहीं है, एक एक क्वेश्चन करते जाइए, सेव एंड नेक्स्ट, ऐसे बढ़ते जाइए। इसमें रीडिंग और सॉल्विंग, इस पर हम विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर यही तो मेन पार्ट है। कुछ लोग अलग तरीके से रीड करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से रीड करते हैं। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसा होता है, जैसा बच्चा करता है और जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके हिसाब से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो रीडिंग करनी होती है वो किस बात को ध्यान में रख के करनी होती है कि गिव फर्स्ट अटेंशन टू दैट लाइन वेयर इट इज़ मैंशन टू व्हाट टू फाइंड। क्या मतलब है इसका? पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हो सकता है 10-15 लाइन का हो, समझ ही नहीं आता आखिरी में कि निकालना क्या है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जहाँ पे ये लिखा हो कि आखिर निकालना क्या है। पूरे क्वेश्चन में सब कुछ ही ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि निकालना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सी निकालना है, तो सी जो है ए और बी से निकल आएगा ऐसा। लेकिन ए और बी अगर नोन है तो उसे डी भी निकल आएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक गिवन सेट ऑफ पैरामीटर से निकालने को तो बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, लेकिन एक फाइंड करने वाली चीज़ अगर आपको पता चल गई है और उससे अब जब आप सोचोगे कि इसे निकालना कैसे है, तो आपको राइट सेट ऑफ पैरामीटर का आइडिया लग जाएगा। मतलब अब आप
डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो फॉर अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन बेटर विल बी कि मस्ट फोकस ऑन द पैरामीटर जो हमें निकालना है उससे गिवन की तरफ जाइए। तो मैंने कहा गिवन टू फाइंड ये सही मेथड नहीं है, ये कन्वर्जिंग मेथड नहीं है। कन्वर्जिंग मेथड है कि फाइंड से आप गिवन की तरफ आइए, जो निकालना है उसके लिए क्या क्या प्रश्न में होना चाहिए, फिर आप बाद में वो ढूंढेंगे। तो ये एक रीडिंग परसेप्शन हो सकता है। बाकी आगे लिखा है कि देन टू फाइंड देन ऑन गिवन पैरामीटर, वही लिखा है। हाँ, अभी चूंकि आप क्वेश्चन में वैल्यू वगैरह तो पुट कर नहीं रहे, अभी भी आप वो वाले मोड में हैं, जल्दी वाले मोड में, हरी वाले मोड में। अभी आप रिलैक्स ना रहिए, जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं, इसलिए डेटा वगैरह अभी फोकस ना करें आप, ठीक है। आप जो क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हैं उससे क्या निकालना है इस पर फोकस कर लीजिए, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है इस पर फोकस कर लीजिए। वो जो पैरामीटर्स हैं उनकी डेटा क्या है ये अभी मत रीड करिए। जब आप वैल्यू पुट करिएगा तब डेटा पर विशेष फोकस करिएगा, और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि फिर अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा। और फिर इसके बाद ये एक ज़रूरी बात कि ऑप्शन वगैरह पर भी आप यहाँ पर नज़र गड़ाए रहिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपको ये तो पता चल गया है कि निकालना क्या है। मान लो हमको निकालना है फोर्स, और एक ऑप्शन है न्यूटन में, बाकी है एक डाइन में, और एक है केल्विन में, और एक है मीटर पर सेकेंड में। तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे क्यों? यूनिट से ही तो क्लियर हो गया ना कि भैया फोर्स निकालना न्यूटन में आएगा, बाकी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं मैं ऑप्शन को से आपको क्या बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इज्जतदार तरीके से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना, किसी तरह से बस आंसर निकालना है। हमको पता चल गया ये निकालना है, वो न्यूटन में हो सकता है, जो ऑप्शन न्यूटन में है वो सही है, बाकी सब गलत है। इलिमिनेट करिए ऑप्शन को, हो सकता है तीनों ना इलिमिनेट हो पाए, एक हो जाए, यही हमारे लिए प्लस है। कम से कम 4 ऑप्शन में 3 ही तो बचे अब हमारे लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हैं। इसमें एक तो ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला मैंने मेथड बताया, दूसरा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या मतलब, जैसे ये मैथ में आपको काम आएगी, जैसे किसी एपी का सम पूछा है, जीपी का एचपी का पूछा है, तो वो जो चीज़ होती है वो एन की किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होती है। वो जो सम होता है एन की किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होता है। तो आप जब वो चीज़ फिजिक्स में भी वैलिड है, कुछ पूछ लिया और वो किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है, तो उसकी एक स्पेशल वैल्यू ले करके चेक कर लो, आंसर आपको दिख जाएगा। एंड बाकी जैसे असर्शन रीजन में होती है एक बात कि आपके में असर्शन भी है, रीज़न भी है। आप रीज़न एक बार देख लो, असर्शन बाद में देख लेना। रीज़न अगर गलत है तो असर्शन मत पढ़िए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होता है, एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें रीज़न गलत होता है, बाकी सब में असर्शन सही होते हैं। रीज़न सही होता है या गलत होता है, सही होता है तो करेक्टली एक्सप्लेन करता है या करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन अगर रीज़न गलत हो गया तो ऑप्शन फिर हमारे पास एक ही रह जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको कितना आता है इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी निगाह किस मोमेंट पे किस दिशा में ले जा रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन के कोर पार्ट पे नहीं गए हैं, इज्जतदार तरीके पे नहीं गए हैं, अभी आप नॉलेज नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी अभी पेपर सॉल्विंग स्किल दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे आप अब उस जगह पे आए हैं जहाँ पे आपको नॉलेज भी दिखानी है। अब जब सॉल्विंग पार्ट पे आए जहाँ आपको नॉलेज दिखानी है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाई फार्मूला कंसेप्ट कीपिंग इन माइंड। अभी भी हाँ थोड़ा ध्यान में रखो कि क्वेश्चन अभी कोई बहुत बिगड़ नहीं गया है। आपको शुरुआत में ना कि स्किप करने के गट्स आपके अंदर होने चाहिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है सॉल्व करते टाइम पे कि भाई जो फार्मूला यूज़ हो रहा है बहुत तगड़ा है, बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगी बात, अभी समय है, छोड़ दीजिए, अभी ज़बरदस्ती ट्राई ना करिए। आपको एक आइडिया लग गया कि भाई मुश्किल हो चुका है, क्वेश्चन होएगा नहीं, छोड़ सकते हैं आप इसे। तो वही लिखा है कि अप्लाई फार्मूला कंसेप्ट कीपिंग इन माइंड अबाउट स्किपिंग। क्वेश्चन को छोड़ने का ध्यान में रखते हुए आप अभी सब अप्लाई करेंगे। इसके बाद लिखा है नाउ यू हैव ओनली दिस क्वेश्चन। अब आप आए हैं नॉलेज वाले पार्ट पे। पेपर सॉल्विंग स्किल अब यहाँ से थोड़ी कम हो रही है, नॉलेज वाली पार्ट डेवलप हो रही है कि आपको अब सिर्फ उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है और बाकी सब कुछ भूल जाना है। आपके पास बस जैसे अर्जुन के सामने मछली का आँख होता है, बस वैसी वो क्वेश्चन है। अब अगर आपका डिस्ट्रैक्शन इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा गया कि हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है और क्या कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अभी कवर नहीं हुए हैं या हो गए हैं, इतना सारा करना है, टाइम निकला जा रहा है, ये है वो है, तो फिर अब क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में नॉलेज वाले पार्ट पर आए हैं। आपको यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि डेवलप करना है रिलैक्सिंग एटीट्यूड। आपको अपने आँख नाक कान गला सब खोल लेना है, आपको ठीक से कंसेप्ट अप्लाई करना है, नॉलेज इंप्लीमेंट करना है। आगे भी लिखा है
डोंट बी फास्ट। कुछ लोग क्या है ना कि जल्दी में रहते हैं, जल्दी में जब रहना था तब रह लिए, स्टे अटेम्प्ट 1 में और अटेम्प्ट 2 के बिगिनिंग में, अभी जल्दी में रह लिए, अब जल्दी नहीं करनी है। कैलकुलेशन के टाइम में अननेसेसरी जल्दबाजी दिखाने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको साफ साफ बता दूं भाई कि जो समय अगर बचाने के लिए आप कैलकुलेशन को फास्ट करने की सोचते हैं तो गलत है, नहीं करना है। समय बचता है, कंसेप्ट अगर आपका बेहतर है, आपने सही कंसेप्ट लगा दिया तो 2 पेज का सवाल 2 लाइन में हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन आप आराम से करो, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन से टाइम सेव इतना नहीं करना है, आपको सही कंसेप्ट लगा के टाइम सेव करना है। राइट कंसेप्ट राइट टाइम अप्लाई हो गया तो ऑलरेडी आपके 2 पेज का सवाल 2 लाइन में हो चुका है, बहुत सारा समय बच गया है। तो कैलकुलेशन अगर आप जल्दी में कर दिए तो फिर अब तो आपको ऑप्शन भी खत्म हो रहा है। अब आप क्वेश्चन में उस जगह पर हिट कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं जहाँ से यू टर्न पॉसिबल नहीं है, अब छोड़ नहीं सकते आप क्वेश्चन। अब आपने अगर थोड़ा भी लूज माइंड किया, लापरवाही करी और कोई गलती हुई और फिर लास्ट में आपको लगा, ऐसा हमको भी कई बार लगा है, सबको लगता है कि लगता है यार क्वेश्चन कहीं गलत हो गया, आप उसको दोबारा देखते हो, ये गलत है। इससे बढ़िया तो आप पहली ही बार में जब करते तो सही से करते, आराम आराम से, ताकि दोबारा क्वेश्चन को देखने की नौबत ही ना आती। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अब यू टर्न की गुंजाइश नहीं है तो क्वेश्चन को इस हिसाब से ना करें कि हमें उसमें को वापस रिव्यू करना पड़े, नो। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को आपको फास्ट नहीं करना है, कैलकुलेशन के मार्फत समय को नहीं बचाना है, सही कंसेप्ट लगा के समय बचाना है। कैलकुलेशन बहुत आराम से ही करेंगे, इससे आपको इस प्रकार की गलतियों से बचाव मिलेगा कि प्लस माइनस ये मिस्टेक नहीं होगी। ब्रैकेट वगैरह को लगाने में तो कतई कंजूसी ना किया करिए, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट चौंक दो, तुम 2-4 ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दो। ब्रैकेट कम नहीं लगाना, ब्रैकेट ज़्यादा चाहे हो जाए, टैक्स थोड़ा ना लग रहा उधर पे। ब्रैकेट नहीं लगाते बच्चे, सब अपने दिमाग में करने लगते हैं। दिमाग लगाना था जब तक तो लगा नहीं रहते, कंसेप्ट कौन सा लगेगा इस पर दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन इस पर दिमाग मत लगाओ, इसमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाओ। और इस तरह की गलतियों से बचो कि प्लस माइनस बच जाएंगे आप अगर ब्रैकेट लगाएंगे ठीक से। तो अभी कभी कभी बच्चे को पूछा जाता है फोर्स डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, वो निकालता है डिस्प्लेसमेंट बाई फोर्स। ए बाई बी पूछो, बी बाई ए निकालता है। और ऑप्शन तो तुम जानते ही हो, बैठी है दुनिया आपसे गलती कराने के लिए। 1/2 के साथ साथ 2/1 भी ऑप्शन आपको लगे हाथ मिल भी करेगा। तो फिर वो आप जब देख रहे हो कि इस प्रकार की टेंटेटिवली मिस्टेक्स हैं, तो आप कम से कम जब वो वक्त आया कि इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं तो आप थोड़ा पेशेंस डेवलप करिए और रिलैक्स हो जाइए, आराम से करिए, वहाँ पे जल्दी नहीं करना है। डायरेक्शन वगैरह का कभी कभी इशू आता है, एक्स की जगह -x ले लेते हैं, गलत हो जाता है। और कुछ लोग मीटर की जगह सेंटीमीटर करते हैं, सेंटीमीटर में दिया रहता है यूनिट, चेंज ही नहीं करते हैं, न जाने क्या क्या इश्यूज आते हैं। ये सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे इफ़ यू विल सी, इफ़ यू विल डू बाई रिलैक्सेशन। रिलैक्स हो करके जो अगर आप सब करोगे तो सब सही हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी नहीं करना है। हाँ, ये एक बात आपको कभी नहीं भूलनी है, ये शुरू से लेके आखिरी तक आपका मोटिव एग्जामिनेशन हॉल में अपनी नॉलेज दिखाना ओनली नहीं है, किसी न किसी तरह से सही आंसर तक पहुंचना है। इन केन प्रकार डज नॉट मैटर, गलत तरीका है या सही है मायने नहीं रखता, आंसर सही है या नहीं ये मायने रखता है। तो इसके लिए ऑप्शन पर हमेशा नज़र दौड़ाए रहे। शुरुआत में ऑप्शन पर नज़र इसलिए दौड़ाई गई थी कि भाई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, और अभी ऑप्शन में नज़र इसलिए दौड़ाइए कि ताकि कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं, मैंने कहा कैलकुलेशन को स्पीड नहीं देनी है, लेकिन ऑप्शन अगर आप देख लेंगे तो कैलकुलेशन शॉर्ट ज़रूर हो जाएगी। कभी कभी ऑप्शन को देख के पता चलता है भाई हमको पहला ऑप्शन 2.1 × 10⁴ है, फिर 2 × 10⁵ है, फिर 2.5 × 1 × 10⁻7 है, मतलब सब में 2.1 तो कॉमन ही है, 10 की पावर में अंतर आ रहा है। तो भाई पूरी कैलकुलेशन क्यों करोगे, केवल 10 की पावर पर फोकस करोगे ना, ये मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद में ये अभी आप वो कोर पार्ट कर रहे हो, यहाँ पर आपको मैंने बताया यू टर्न लेने की गुंजाइश नहीं, इसलिए आपको पूरी ताकत लगा देनी है इस बात में कि क्वेश्चन गलत ना हो। आपको इन बिटवीन करते समय अक्सर ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि कभी कभी अगर लूजली अटैम्प्ट करो, लूजली सॉल्व करो तो लगता है एक बार फिर से चेक कर लेंगे गलत तो नहीं हो गया, लेकिन अगर स्ट्रांगली अटैम्प्ट करोगे, बहुत अच्छे से कर रहे होगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बीच में रियलाइज़ हो जाएगा या एंड में रियलाइज़ हो जाएगा कि भैया ये हमारा जो आंसर आया है ये मैंने लिख दिया, ये अब जो है कलाम की कलम हो गई, गलत नहीं हो सकती, ये सही है। फिर दुनिया इधर की इधर हो गई क्योंकि आपने आंसर वेरीफाई कर लिया, आपको अंदर से वाइब्स आ जाती है
कि ये तो दो मेथड से हो रही है बात, है ये तो यही आना ही है। तो ये मैंने लिखा है ऑल्सो कीप ऑन वेरिफिकेशन ऑफ आंसर। इससे आपके अंदर की साइकोलॉजी सेट होगी कि भाई इतने क्वेश्चन हम बिल्कुल सही कर चुके हैं, इनको कोई डिगा नहीं सकता। अब इसके बाद आगे क्या कहा गया है कि डोंट वरी नो मैटर हाउ स्ट्रांगली आर यू सब। हाँ, अब ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी होता क्या है कि एक क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा कि आप खो गए, इतना ज़्यादा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, बह गए, डूब गए उस क्वेश्चन में, समय लग गया जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा हम घुस जाएंगे तो क्या पता 1-3 घंटे उसी क्वेश्चन में उलझे रह जाएं। उसकी आप चिंता ना करिए। जब आपको मैंने कहा रिलैक्स होना है तो आप रिलैक्स हो जाइए। सराउंडिंग में इतने ज़्यादा चू चपड़ है कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कमी नहीं है। वहाँ कोई साइन करवाने आ जाएगा, कहीं कोई कुछ करेगा, कहीं कोई कुछ करेगा, आपको तुरंत होश आ जाएगा कि भैया इस क्वेश्चन में हम 15 मिनट दे चुके हैं और अभी तक ये उसी में उलझे हुए हैं। तब फिर आपको लग जाएगा कि अब चाहे किस्मत की बात कहे जो कहो, आपके हाथ से गलत क्वेश्चन चल गया है, अब क्या पता वो क्वेश्चन ही गलत हो, तो किस्मत से बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो फिर इधर पे आपको अब उस क्वेश्चन को क्विट करना होगा। हालांकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को अब छोड़ने जा रहे हैं जो हमने पूरा एफर्ट डाल दिया, जिसमें हमने बहुत सारा समय दे दिया, टाइम दे दिया, एनर्जी दे दिया। लेकिन अब अगर ना छोड़ें तो क्या करें? क्या अभी जिद पकड़ लें, इसी क्वेश्चन को करेंगे, इसी क्वेश्चन को करेंगे? तो फिर ठीक है, कर लो इसी क्वेश्चन को, हो सकता है 3 घंटे में भी ना हो, बाकी जो हो रहा था वो भी नहीं होगा, सब रह जाएगा। तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो जब होश में आओ तो फिर अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मार्क फॉर रिव्यू में डालो और छोड़ो और चलते बनो। ठीक है, ये स्किप करते समय मैं आपको शुरुआत से ही बता चुका हूँ, स्किप कई प्रकार के होते हैं। एक स्किप ऐसा होता है जो परमानेंट स्किप हो गया, इसको अब हम घर में जाके करेंगे। यहाँ एग्ज़ाम में तो पहले ही मतलब समझ में आ जाता है ना कि ये हमसे नहीं हो पाएगा भाई, इसको डिस्कार्ड बोलते हैं। वो करो डिस्कार्ड, ये आपके अंदर दम होनी चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन डिस्कार्ड करेंगे हम। उससे क्या होगा ना कि आपको ऑलरेडी सेट हो गया कि भैया 90 में से अब हमें 20 क्वेश्चन डिस्कार्ड है, हमको अब 17 क्वेश्चन करने हैं। 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं 3 घंटे में, तो देखो पर क्वेश्चन कितना टाइम इंक्रीज हो गया। पहले कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, खूब सारा मिलने लग गया। तो इससे क्या है ना, दिमाग थोड़ा तेज दौड़ने लगता है। तो यही सब यहाँ पे बोला गया है। देन इट विल बी अ मैटर ऑफ ग्रेट लॉस टू स्किप द क्वेश्चन। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि इतना सारा कुछ क्वेश्चन में आप करने के बाद, एफर्ट डालने के बाद, टाइम देने के बाद जो अगर छोड़ना पड़ गया तो फिर ये बहुत नुकसान की बात है हमारे लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप इस फेज़ में क्वेश्चन को सॉल्व करने की फेज़ में, नॉलेज दिखाने वाली फेज़ में एंटर कर गए थे, कैलकुलेशन उस क्वेश्चन में करने लग गए थे, फिर उस समय आपको यू टर्न मैंने कहा था लेने का चांस नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत आराम से करना था। तो ये सब हो गया। दिस इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू डू अबव स्टेप सो दैट रिव्यू ना करना पड़े, दोबारा बार बार देखना ना पड़े, ये दिमाग से खौफ हट जाए कि हाँ कहीं गलत तो नहीं हो गया। अब एक बात मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पेपर एंड ट्रेंड, इट विल यू इन फर्दर। ये कुछ ग्रामर वाली मिस्टेक लग रही है। फर्दर सॉल्विंग और ओवर गेसिंग। तात्पर्य ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एवरी स्टेप या पेपर का ट्रेंड भी समझते रहिए कि पेपर का ट्रेंड कैसा है। कैलकुलेशन में वो गलती करा, कैलकुलेशन के पॉइंट से पेपर हार्ड है, या कंसेप्ट के पॉइंट से हार्ड है, या ये सिली मिस्टेक्स करवा रहे हैं, या ऑप्शन ए यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, या ऑप्शन नन ऑफ दिस भी यहाँ पे सही होता है। क्योंकि बहुत सारे पेपर होते हैं उसमें नन ऑफ दिस सही नहीं होता कभी, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर है सनक जाएगा, वो ऐसा ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस सही होगा उसमें। तो फिर ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी कि सब कुछ स्टैंडर्ड है या उससे कुछ दाएं बाएं हुआ है। इससे क्या होगा कि जो आप अगला क्वेश्चन कर रहे होगे आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यहाँ कैलकुलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करते हैं। करते क्या है ये कि आप मतलब ऐसा कैलकुलेशन देते हैं ये लोग कि वो आराम से कट जाती हैं वैल्यूज़ और ईजी सा आंसर आता है। ये ट्रेंड आपने अगर पकड़ लिया कुछ 2-4 क्वेश्चन करके, तो फिर अब आगे वाले जो क्वेश्चन आप कर रहे होगे उसमें अगर वैल्यूज़ नहीं कट रही होंगी तो आपके दिमाग में खुजली मचेगी ना कि ये गलत हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं कट रही है। इसलिए ट्रेंड को समझना बड़ा ज़रूरी है। इस ट्रेंड से आपको ऑप्शन तुक्का मारने में भी आसानी मिलेगी। तुक्का मारने पर हम विशेष चर्चा कर लेंगे, इस वीडियो में तो नहीं, किसी और वीडियो में कर लेंगे। तुक्का कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन तुक्का 2 प्रकार का होता है। वो एक प्रकार का जो तुक्का है वो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर चर्चा हम अभी नहीं बाद में करेंगे। लेकिन वो तुक्का जो अच्छा वाला तुक्का है
उसके लिए ट्रेंड को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो ट्रेंड आप हर क्वेश्चन में जब भी करिए तो समझने की कोशिश करिए, स्पेशली कैलकुलेशन कैसी जा रही है, कंसेप्ट क्या है, हार्ड है, एवरेज है, ईजी है, मल्टी कंसेप्चुअल है, वगैरह वगैरह। चलिए, अच्छा आ ही गए तुक्का पे। अब दो बातें ऊपर सॉल्व करते समय हम लोगों को बहुत ध्यान में रखनी रही कि एक तो कैलकुलेशन और दूसरा ट्रेंड। तो कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक तो हम अभी डिटेल में नहीं जा करके बताएंगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, समय बचता है। मैं फिर कहूँगा, कैलकुलेशन फास्ट करने से समय नहीं बचता है, ट्रिक पता होने से समय बचता है। तो यहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, ये चाहे एक बार ना पता हो, लेकिन जिस नंबर के एंड में 5 आए उसका स्क्वायर करना तो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ 65 का है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 6 के आगे क्या आता है, 7 आता है, 6 गुने 7 ये 42 हो गया। जैसे आपको मान लो किसका करना है, 45 का करना है, तो 5 का कर दो 25, 4 के आगे क्या आता है 5, 4 गुणे 5 ये 20 हो गया। तो इस प्रकार से छोटी छोटी ट्रिक हैं। जैसे √65, पाई की वैल्यू 22/7 सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि 7 के मल्टीपल में फिगर्स नहीं होती, तो कट नहीं रही होती हैं चीज़ें, तो 25/8 ले लो। एंड आर की वैल्यू 8.314 सब जानते हैं, 25/3 सम टाइम लेने से ईजी होती है। तो ऐसे अनंत प्रकार की ट्रिकें हैं, वो सेपरेट वीडियो में जाएगा। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, जो एक दिन में संभव नहीं है। मैंने इतने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको धीरे धीरे ट्रिक्स मिल गई हैं, दिमाग में फीड हो गई होंगी, तो कभी कभी इंस्टेंटली याद आ जाती हैं। पे अब हम तुक्का पे आते हैं। तुक्का में क्या कहा गया है कि भैया ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मतलब सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। लेकिन इसमें स्टार मार्क है क्या, कि मेरा खुद का लक मेरे साथ नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा लक तुम्हारे साथ या तुम्हारा लक तुम्हारे साथ होगा। लक के भरोसे चल नहीं सकते, लक के भरोसे चल नहीं सकते हैं। इसलिए जो तुम अगर अब ट्राई कर लेना भाई, किसी किसी के साथ सही बैठ जाता, बात अलग है। हम ज़्यादातर एवरेज निकाल के बात कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जब तुक्का मारोगे तो एग्ज़ाम वाला तुक्का नहीं होगा, बाकी घर बैठ के तुक्का मारोगे सही हो जाएगा। एग्ज़ाम में तुक्के कभी काम नहीं करते, लक एग्ज़ाम में काम करता ही नहीं है। अब इसलिए मैं कहा हूँ कि बेस्ट ऑफ लक बार बार बोले दे रहा हूँ, लेकिन काम नहीं करेगा आपका लक। आप तुक्का मत मारना। तुक्का कब मारना, जब कोई रास्ता ना हो। कोई रास्ता ना हो ये कैसे पता चलेगा, ये थोड़ी मैं कोड में बात कर रहा हूँ, कहीं ज़्यादा इंसल्ट ना हो जाए। जब पेपर इतना ख़राब हो जाए कि अगर मार्क्स का नंबर जो आपके हैं उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, समझ रहे हो ना, नंबर पॉजिटिव में तो है नहीं, मैग्नीट्यूड निकालने की मैं बात क्यों करूँगा। मैग्नीट्यूड निकालें और फिर तुम्हारी रैंक 1 आ जाए, समझ रहे हो कितना नंबर आया होगा, माइनस में कितना, तो रैंक 1 आएगी आपकी। अगर मैग्नीट्यूड आपके नंबर का नेगेटिव लेकर निकाला जाए, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया तो ही तुक्का मारे, नहीं क्या फ़ायदा, जो आपका आ भी रहा है वो भी ख़राब हो जाएगा। एक तुक्का जो है 2-4 अच्छे खासे क्वेश्चन को ले डूबता है, तुक्का काम नहीं करता किसी का। हाँ, स्मार्ट गेस काम करता है, इसीलिए मैंने लिखा यू मस्ट। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। एक चर्चा थोड़ी सी कर ही लेते हैं। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, इसकी मैंने हिंट आपको कर दी थी। ये यहाँ क्वेश्चन का टेक्स्ट है, मैं नहीं बता रहा क्वेश्चन क्या, ऑप्शन बता रहा हूँ, देखिएगा, बताना कौन सा सही है। आप बोलोगे सर ऐसा कहाँ होता है दुनिया में कि क्वेश्चन बताए नहीं हो और आंसर पूछ रहे हो। तो देखो जी, यहाँ जेईई मेन में ऐसा हो जाएगा, एडवांस में नहीं होगा। एक ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, एक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक है आपका 273 केल्विन, और एक है आपका 373 केल्विन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही। बुद्धि दौड़ाओ थोड़ी, स्मार्ट गेस इसको मैं कर रहा हूँ, ये करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता, ऑप्शन पता है, लेकिन आप ये बताओ क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये ऑप्शन अगर सही होगा तो ए और बी में अंतर क्या है, दोनों हैं तो एक ही ना, तो फिर बी क्यों नहीं सही हो सकता, बी भी सही हो सकता है। तो फिर सी को देख लो, सी में क्या फ़र्क है, आपका वही तो टेम्परेचर है ना, वो बस सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, तो तीनों कहाँ सही होते हैं। जेईई मेन में क्या होता है, 3 गलत होते हैं, तो 3 गलत हो गए, तो कौन सा सही हो गया, चौथा सही हो गया। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा बनाएगा, उसकी मजबूरी है कि चौथा ऑप्शन सही हो जाए। तो ये और भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसको इस वीडियो में बताना, कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसको किसी और वीडियो में करेंगे। बट मैं यहाँ पर तुक्के के फेवर में हूँ भी और नहीं भी, किस प्रकार के तुक्के के फेवर में हूँ और नहीं, ये आप समझ गए होंगे। ब्लाइंड गेस दिस इज़ नॉट ओके, स्मार्ट गेस दिस इज़ ओके। कुछ रह गया है वीडियो में तो बात कर लें। अच्छा, अभी फाइनल मोड अटेम्प्ट का तो रह गया है।
फाइनल मोड क्या है, इसमें आपने पहले से वो वाले क्वेश्चन हटा दिए थे जो आपसे हिलने डुलने नहीं थे, बिल्कुल वही लिखा है, डू नॉट टच डिस्कार्डेड क्वेश्चंस। बिल्कुल आपने जो जड़ से खारिज कर दिया, हमको इनको करनी ही नहीं, घर जाकर करेंगे बस, उनको तो वहाँ नहीं करना, ठीक। इसके बाद अब आपको यहाँ पर पेपर आपका हो गया मान लो, ठीक, जितना होना था हो गया। ये अब आपका फुर्सत का वो वाला समय आया कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। अब आपको यहाँ पर जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे डालना होगा। अब तक आप इतनी देर से पेपर में उलझे हुए, तो पूरा पेपर आपके दिमाग में छप गया है, आपको ट्रेंड पता चल गया है, पैटर्न पता चल गया है, और आपके कंसेप्ट पूरी तरह से रिवाइज हो गए हैं। अगर 2-4 कंसेप्ट पीछे मिसकंसेप्ट हो रहा था, तो आपने इतना कुछ कर लिया है कि चीज़ें अब आप जोड़ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। तो अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है उन क्वेश्चन में जो आपने रिव्यू के लिए छोड़े थे। अब जब आप रिव्यू कर रहे हो, तो रिव्यू के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वो तो कई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग रिव्यू करने के कारण ये हो सकते हैं कि कंसेप्ट थोड़ा सा लूज़ किया हो, या कुछ का रिव्यू रीज़न हो सकता है कैलकुलेशन का इश्यू हो गया हो, कुछ लोगों को ऐसा लग गया हो कि ये लैंग्वेज बहुत हार्ड है इसलिए हम इसे बाद में करेंगे। डज नॉट मैटर, ये सब रिव्यू के रीज़न पर नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करनी है सिचुएशन, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्वेश्चन करना ही सिर्फ यहाँ ज़रूरी नहीं है। रिव्यू कर रहे हैं आप, तो आप रिव्यू करते समय इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो क्वेश्चन उठा लो जो आपसे हो जाएगा, आपको वो उठाना है जो हो जाएगा और कम समय में हो जाएगा। थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी तो बनवाने हैं आपको। तो आप जब अटेम्प्ट 2 कर रहे थे या 1 कर रहे थे, तो उस समय आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए। अच्छा, मैं शायद यहाँ नहीं बताया था, हाँ, अटेम्प्ट 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिव्यू को चले जाएंगे। तो आप रिव्यू में अटेम्प्ट 3 में रिव्यू वाले क्वेश्चन में वो वाले क्वेश्चन उठाएंगे जो बन जाएंगे, वो घर में बन जाएंगे, एग्ज़ाम में बन जाए, यानी कि कम समय में बन जाए। तो आप यहाँ पर टाइम को और डूएबिलिटी को दोनों को ऑप्टिमाइज़ करके एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए अपना अटेम्प्ट 3 में, उस मिजाज के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और कोई बात तो नहीं रह गई? नहीं, और कोई बात नहीं रहेगी। बाकी ये जो कैलकुलेशन और स्मार्ट गैस को लेकर के कुछ बातें हैं, उसको हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। पेपर को लेकर के जितनी भी स्ट्रेटजी थी वो मैंने बता दी है, जनरलाइज बताने की कोशिश करी है। अभी कुछ चीज़ें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वारी कर जाएंगी और कुछ चीज़ें स्टूडेंट टू स्टूडेंट वारी कर जाएंगी। बाकी एक बात ये भी है कि अभी मैंने बीच में कहा था कि लक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, सब बात वो गलत थी। बात यह है सब कुछ लक पर ही है। लक जो अगर काम कर गया तो बहुत कुछ हो सकता है, होने को तो सारे तुक्के भी सही हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर हम बात करें तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी लक की हम लोग को ज़रूरत है। लक के आधार पे कुछ भी हो सकता है, सारे क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, हो सकता है उस दिन पेपर ही कैंसिल हो जाए। तो फिर आप ऐसा समझिए कि जब सब लक के भरोसे है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लक के भरोसे बैठ जाएं, क्योंकि लक हमारे भरोसे है। हम प्रैक्टिकल कुछ बातें किए जिससे ये सिद्ध हुआ कि हम एफर्ट तो डाल रहे हैं, बाकी परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रैंक क्या होगी, परसेंटाइल क्या होगा, ये सब लक के भरोसे है। उसको छोड़ दो। उसको अगर सोचोगे तो इधर आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और सब खराब हो जाएगा। तो इसी कहानी के साथ हम इस अध्याय को ख़त्म करते हैं। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।